बिहार न्यूज में स्वागत है आपका दोस्तों। मैं फिर दोस्त गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 25 मार्च 2025। तो आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए चलते हैं आज की खबरों की ओर। दोस्तों आज बिहार न्यूज की शुरुआत सबसे पहले करेंगे कि तेजस्वी यादव कल आक्रामक मूड में दिखे हैं विधानसभा में। यहाँ पर नीतीश सरकार पर जोरदार निशाना साधा है। अपने भाषण में वे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से ज्यादा बीजेपी और उनके नेताओं पर हमलावर दिखे। इस दौरान उन्होंने बिहार की अर्थव्यवस्था को लेकर के चौंकाने वाला दावा किया। जब तेजस्वी यादव ने कहा कि आज बिहार देश के उन राज्यों में शामिल है जो सबसे ज्यादा कर्ज लेता है। जी हाँ, बिहार के ऊपर फिलहाल 3,19,618 करोड़ का कर्ज है। ये कहना है तेजस्वी यादव का। तेजस्वी यादव ने कहा कि सरकार की गलत नीतियों की वजह से बिहार के हर व्यक्ति पर 25,000 रुपए का कर्ज है। तेजस्वी के इस बयान के बाद से अब बिहार में राजनीतिक बवाल मचना तय माना जा रहा है। जी हाँ, तेजस्वी यादव के इस दावे को लेकर के आपका क्या राय है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप बताइए कि तेजस्वी यादव जी जो बातें कह रहे हैं कि हर व्यक्ति पर करीब 25,000 रुपए का कर्ज है, यानी कि पूरे बिहार में करीब 3,19,618 करोड़ रुपए का कर्ज है। आप इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। आप बताइए कि नीतीश सरकार द्वारा लिया गया ये कर्ज सही है या फिर गलत, या कर्ज लेना सही है या गलत, आपके नजर में क्या है, आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि तेजस्वी यादव को राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव कभी भी बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बना पाए। इसमें सबसे बड़े बाधा लालू प्रसाद यादव खुद हैं। उन्होंने दावा करते हुए कहा कि लालू प्रसाद यादव के पाप के कारण उनके परिवार के लोग राजनीति में कभी सम्मान नहीं प्राप्त कर पाएंगे। जब पटना में मीडिया से बातचीत करते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहारी शब्द को गाली बनाने में अगर कोई खलनायक की भूमिका निभाया है तो वे लालू प्रसाद यादव है। उनका हर व्यवहार और उनके परिवार का हर कार्य बिहारी को कहीं ना कहीं लज्जित करता है। ऐसी मानसिकता के लोग बिहारी को गौरवान्वित और सम्मानित होने नहीं देना चाहते हैं। इससे मुक्ति की जरूरत है। यही समय है। डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने बिहार में इफ्तार पार्टी के नाम पर हो रही राजनीति को लेकर के कहा कि राजद के लोग सनातन संस्कृति से दूर जा चुके हैं और दूसरे धर्म के ठेकेदार बन चुके हैं। जो व्यक्ति धर्म को भी हथियार के रूप में इस्तेमाल करता है उस पर क्या बोलना। धर्म तो सबका है, धर्म पर सबका अधिकार है, लेकिन एक व्यक्ति धर्म के नाम पर अपनी मानसिकता को झलकाता है तो फिर जवाब वही देगा। दोस्तों बिहार में चुनाव से पहले जमकर के सियासत हो रही है। आरजेडी राष्ट्रगान और फिर क्राइम के मुद्दे पर नीतीश सरकार का जमकर के घेराव कर रही है। इस बीच सीएम नीतीश कुमार को एक और झटका लगा है। सीएम नीतीश कुमार ने रविवार को अपने सरकारी आवास एक अन्य मार्ग पटना में इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इस दौरान कई मुस्लिम संगठनों ने इसमें हिस्सा नहीं लिया। जमीयत ने वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के सीएम नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने का ऐलान किया था। उधर आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने कल इफ्तार पार्टी का आयोजन किया। इसमें सभी धार्मिक संगठनों को न्योता दिया गया था। आपको बता दूं कि बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने हैं, जब बिहार की सियासत में मुस्लिमों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण है। जातीय जनगणना के अनुसार बिहार में मुस्लिमों की आबादी 17% के करीब है। मुस्लिम परंपरागत तौर पर पहले कांग्रेस, इसके बाद आरजेडी और फिर जेडीयू को वोट करते हैं। बिहार में आरजेडी का MY समीकरण मुस्लिम और फिर यादव वोटर्स पर ही टिका हुआ है। 80 के बाद जब लालू प्रसाद यादव पहली बार सत्ता में आए तो फिर उस समय सभी मुस्लिम एक तरफा लालू प्रसाद यादव को वोट करते थे। ऐसे में अब हालात बदल गए हैं। 2005 में जब नीतीश सत्ता में आए तो उन्होंने मुस्लिम वोटों में सेंधमारी की, नतीजा लालू प्रसाद यादव चुनाव हार गए। जब बिहार में नीतीश कुमार की छवि सेक्युलर नेता के तौर पर मानी जाती है, उन्हें सर्वधर्म समभाव वाले नेता माना जाता है। दोस्तों पूर्व केंद्रीय मंत्री और आरा से भाजपा के पूर्व सांसद RK सिंह ने बिहार में लागू शराबबंदी कानून का खुल करके विरोध किया है। उन्होंने इसे युवा पीढ़ियों के लिए हानिकारक बताते हुए तत्काल हटाने की मांग की है। इसके साथ ही उन्होंने किसानों की जमीन से जुड़ी हुई समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया और क्षेत्र के विकास के लिए अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। कार्यक्रम में RK सिन्हा ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी से युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं। आज के युवा नशे की चपेट में आ रहे हैं और फिर शराब के अवैध धंधे में भी जुट रहे हैं। शराबबंदी को हटाने के लिए मैं भी सहमत हूँ। उन्होंने आगे कहा है कि इस कानून के कारण पुलिस प्रशासन शराब माफियाओं को पकड़ने में व्यस्त रहता है, जिससे
अन्य महत्वपूर्ण मुद्दों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आपको बता दूं कि आर.के. सिंह का ये बयान बिहार की राजनीति में हलचल मचा सकता है, क्योंकि शराबबंदी नीतीश कुमार सरकार की एक प्रमुख नीति रही है। 2016 में लागू इस कानून को नीतीश कुमार ने अपनी सरकार की उपलब्धि के रूप में पेश किया था, लेकिन इसकी आलोचना भी होती रही है। जहाँ कई लोगों का मानना है कि शराबबंदी के बावजूद भी अवैध शराब का कारोबार बढ़ा है, जिससे जहरीले शराब होने से लोगों की जान गई है और शराबबंदी होने की वजह से लोग सूखे नशे की चपेट में आ रहे हैं, जिसमें स्मैक, ड्रग्स और भी कई तरीके के सूखे नशे करके युवा पीढ़ी बर्बाद हो रहे हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस बिहार में अपनी स्थिति मजबूत करने के लिए कई हथकंडे अपना रही है। साथ ही साथ कांग्रेस ने राजद को साधने के लिए भी रणनीति बनाना और फिर उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। सूत्रों की माने तो राजद को साधने के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली चाल कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह को पद से हटा करके की है। माना जा रहा है कि अखिलेश सिंह राजद के करीबी हैं। कांग्रेस ने अखिलेश सिंह को हटा करके राजेश कुमार के हाथों में बिहार कांग्रेस की कमान दे दी है। जब वहीं पर कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार पदभार संभालते ही एक्शन मोड में आ गए हैं। राजद को साधने के लिए नए प्रदेश अध्यक्ष अभी से ही रणनीति बनाने लगे हैं, जिसका एक नज़ारा आज सदन में भी देखने को मिला। जब सदन की कार्यवाही के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष लेफ्ट के विधायक से बातचीत करते दिखे। सदन में जब विपक्षी विधायक सवाल पूछ रहे थे, तब कांग्रेस के नए प्रदेश अध्यक्ष लेफ्ट के विधायक महबूब आलम से बातचीत करते दिखे। यह तस्वीर साफ करती है कि राजद को साधने के लिए अब कांग्रेस महागठबंधन के अन्य साथियों के साथ मिल रहे हैं। यह सदन की ये तस्वीर प्रेशर पॉलिटिक्स की ओर इशारा कर रही है। दोस्तों, बिहार की राजनीति में नए नए मुद्दे उभर रहे हैं। पहले नेता अलग अलग रणनीति पर ध्यान देते थे, लेकिन अब जुबान फिसलना या फिर राष्ट्रीय शर्मिंदगी की जैसी विवाद चुनावी रणनीति बन रहे हैं। इससे सवाल उठता है कि क्या आरजेडी गलत राह पर है या फिर तेजस्वी यादव ने एनडीए की कमजोरियों को पहचान ली है। दरअसल विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति पर सवाल उठा रहे हैं, ताकि उन्हें सत्ता से हटाया जा सके। जब उनका सुझाव है कि नीतीश कुमार कुर्सी छोड़ने के साथ ही जुर्माना भरना चाहिए। तेजस्वी यादव फिलहाल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। उनका दावा है कि चंद अधिकारी बिहार को चला रहे हैं, जब पलायन और फिर बेरोजगारी के साथ साथ विशेष राज्य और फिर पैकेज जैसे मुद्दे पीछे छूट गए हैं। वहीं पर सत्ताधारी पार्टी तेजस्वी यादव पर पलटवार कर रही है। जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा ने एक वीडियो के जरिए आलोचना करते हुए सवाल किया है कि राबड़ी देवी राष्ट्रगान के दौरान क्यों बैठी रही, जबकि दूसरे लोग नीतीश कुमार के कामों में खामियां ढूंढ रहे थे। उन्होंने एक कार्यक्रम में राष्ट्रगान के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी के बोलने की ओर भी इशारा किया है। दोस्तों, बिहार इन दिनों राष्ट्रगान और क्राइम की घटनाओं को लेकर के जमकर के सियासत हो रही है। बिहार में विपक्ष खासकर के आरजेडी इन दोनों को लेकर के नीतीश सरकार पर हमलावर है। इस बीच लालू प्रसाद यादव ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिसको लेकर के काफी हलचल है। इससे पहले सीएम नीतीश कुमार बिहार में इफ्तार पार्टी का आयोजन कर चुके हैं। हालांकि जमीयत उलमा हिंद समेत अन्य संगठनों ने इस आयोजन का बहिष्कार किया। वजह थी वक्फ बोर्ड बिल को लेकर के बीजेपी को समर्थन देना। जमीयत उलमा हिंद के मौलाना मदनी ने नीतीश कुमार की इफ्तार पार्टी का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। हालांकि कुछ मुस्लिम संगठनों ने इसमें हिस्सा लिया था। इस बीच बीजेपी देश भर में रामनवमी के कार्यक्रम को लेकर के तैयारी में जुट गई है। जब खबरों की माने तो पार्टी पश्चिम बंगाल में रामनवमी पर 2000 से अधिक कार्यक्रम करेगी। इसको लेकर के पार्टी ने 1 करोड़ हिंदुओं के जुटने का लक्ष्य तैयार किया है। इससे पहले पिछले साल रामनवमी पर देश के अलग अलग राज्यों में सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं सामने आई थी। इसके बाद कई राज्यों में दंगाइयों पर हुए बुलडोजर एक्शन पर जमकर के बयानबाजी हुई थी। दोस्तों, बिहार के सियासी गलियारों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के विपक्ष के नेता लगातार टिप्पणी कर रहे हैं और इस्तीफे की मांग कर रहे हैं। चाहे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव हो या फिर कांग्रेस के दिग्गज नेता पवन खेरा, विपक्ष के ये सभी नेता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर के बयानबाजी कर रहे हैं। इस बीच जेडीयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने पलटवार किया है। जी, आपको बता दूं कि एक न्यूज़ चैनल से बातचीत करने के क्रम में एक सवाल के जवाब में केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा कि पवन खेरा को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, वे अपनी चिंता करें। नीतीश कुमार जी स्वस्थ हैं, बिहार के विकास में योगदान दे रहे हैं। तो केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा है कि बिहार को और विकसित बिहार बनाने के लिए उन्होंने सभी 38 जिलों का दौरा किया है। इन लोगों को राजनीति करनी है तो फिर करते रहें। ये राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी की बैसाखी पर चल रहे हैं, तो फिर अपनी चिंता करें कि उनकी बैसाखी कितना काम करेगी। दोस्तों,
बिहार विधान परिषद की कार्यवाही कल शुरू होते ही एक बार फिर से राष्ट्रगान के अपमान का मुद्दा उठा। राजद सदस्य सुनील सिंह ने यह मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राष्ट्रगान का अपमान किया है, ऐसे में इस मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। वहीं पर सभापति अवधेश नारायण सिंह ने कहा है कि आप बिहार को बदनाम करना चाहते हैं। बड़ी मुश्किल से बिहार की प्रतिष्ठा बढ़ी है, एक बार फिर से प्रतिष्ठा गिराना चाहते हैं। इस पर राजद सदस्य सुनील सिंह ने कहा है कि मैं नहीं बल्कि मुख्यमंत्री बिहार की प्रतिष्ठा गिरा रहे हैं। सभापति ने कहा है कि इस मुद्दे पर अब कोई चर्चा नहीं होगी। आपको बता दें कि शुक्रवार को भी दोनों सदनों में भारी हंगामा हुआ। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से माफी मांगने की मांग पर राजद, कांग्रेस, वाम दलों के विधायकों ने जोरदार प्रदर्शन किया था। फिलहाल सदन की कार्यवाही को स्थगित करनी पड़ी थी। दोस्तों, बिहार में एनडीए आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कमर कसते हुए सभी सीटों पर जीत दर्ज करने का लक्ष्य बना रही है। मिशन 25 में परचम लहराने के लिए एनडीए के घटक दलों के बीच एकजुटता बहुत जरूरी है। सीट बंटवारे को लेकर के चर्चा शुरू हो गई है और फिर इस मुद्दे पर चर्चा के लिए 25 मार्च को दिल्ली में बिहार एनडीए के सांसदों की बैठक होनी है। सूत्रों की माने तो एनडीए में सीट बंटवारे का फॉर्मूला तय कर लिया गया है। लोकसभा चुनाव की तरह ही भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। एनडीए सीट बंटवारे की रणनीति के बारे में अगर बात की जाए तो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को 15 से 20 सीटें मिलने की उम्मीद है। एलजेपी ने पहले ही उन संभावित निर्वाचन क्षेत्र की पहचान कर ली है जहां पर वे चुनाव लड़ना चाहती है। दोस्तों, बिहार विधानसभा के बजट सत्र में कब्रिस्तान का मुद्दा उठा है। विपक्षी विधायकों की ओर से कब्रिस्तान की घेराबंदी के विषय पर सरकार से सवाल किया गया। यह कहा गया है कि सरकार कब्रिस्तानों की घेराबंदी के लिए समय सीमा निर्धारित करे। नए कब्रिस्तानों को सूचीबद्ध करने के लिए सरकार सर्वे कब करेगी, ये जानकारी दे। विपक्ष के सवाल पर गृह विभाग के प्रभारी मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने जवाब दिया। विजेंद्र प्रसाद यादव ने कहा है कि जिलों के डीएम एसपी को मामले को देखने के लिए निर्देश दिया गया है। हालांकि विजेंद्र यादव के जवाब से विपक्ष के विधायक संतुष्ट नहीं हुए। इस पर विधायक आनंद शंकर सिंह ने कहा कि ये तो रटा रटाया जवाब है। जवाब के बाद गठबंधन के विधायक वेल में पहुंच गए, जहां सरकार के खिलाफ नारेबाजी करने लगे। इस दौरान विधानसभा के अध्यक्ष नंद किशोर यादव ने विपक्षी विधायकों के विरोध पर कहा कि सदन को नहीं चलने देना चाहते हैं क्या। स्पीकर के कहने पर महागठबंधन के विधायक अपनी अपनी सीटों पर जाकर के बैठ गए। महागठबंधन विधायकों ने ठोस आश्वासन और फिर कदम जल्द उठाने की मांग की है। इसके बाद जाकर के वे शांत हुआ। आपको बता दूं कि बजट सत्र में पहले भी कब्रिस्तान की घेराबंदी पर हंगामा हो चुका है। जी हां, कब्रिस्तान का मुद्दा सदन में आज कोई पहली बार नहीं उठा है। जी हां, अभी कुछ दिन पहले भी सदन में आरजेडी के विधायक कुमार सर्वजीत ने सवाल उठाया था। जवाब में मंत्री विजेंद्र यादव ने कब्रिस्तान की घेराबंदी को लेकर के प्राथमिकता बताई थी। हालांकि उस वक्त भी जवाब जो आया था तो फिर विपक्षी सदस्यों ने ये कहा था कि सरकार का रटा रटाया जवाब होता है। हंगामे के बाद विपक्षी विधायक सदन से वॉकआउट कर गए थे। दोस्तों, क्या आपको पता है कि बिहार में आखिर मुस्लिम वोट कितने हैं? जी हाँ, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए क्योंकि बिहार में अक्सर मुसलमानों को लेकर के राजनीति होती है और मुसलमान एक हॉट केक बने हुए हैं। जब भी चुनाव आते हैं और इस बार जो चुनाव होने वाले हैं इसको लेकर के अभी से ही गर्मागर्मी शुरू हो चुकी है क्योंकि इफ्तार पार्टी के माध्यम से मुसलमानों को दबाने की कोशिश की जा रही है। जब इफ्तार पार्टी को लेकर के राजनीति गर्म है, ऐसे में सवाल तो बनता है कि आखिर बिहार में कितने मुस्लिम वोट हैं, तो हम आपको अभी इसके बारे में बताएंगे। दरअसल आपको बता दूं कि बिहार में इफ्तार पार्टी को लेकर के सभी राजनीतिक दलों में होड़ मची हुई है। यह नीतीश कुमार और चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी का कई मुस्लिम समुदाय ने बहिष्कार कर दिया। आगामी चुनाव को देखते हुए सभी मुस्लिम वोट बैंक को आकर्षित करने की कोशिश कर रहे हैं। मगर सवाल यह है कि बिहार में मुस्लिम वोट कितने हैं। जब बिहार में मुस्लिम वोट बैंक की ताकत को इन आंकड़ों से समझा जा सकता है कि बिहार की 243 सीटों में से कुल 47 सीटें ऐसी है जहां पर मुस्लिम निर्णायक भूमिका में है, यानी कि 47 सीटों पर मुस्लिमों की तादाद 50% है। वहीं पर 11 सीटों पर मुस्लिम वोट 40% के आसपास है। ऐसे में अगर मुस्लिम वोट बैंक जेडीयू के हाथ से खिसकता है तो फिर ये नीतीश कुमार के लिए चिंता पैदा कर सकता है। दोस्तों, बिहार में अब बारिश का दौर थम चुका है। इस दौरान बिहार के कई जिलों में गरज चमक के साथ बारिश और फिर वज्रपात की घटनाएं दर्ज की गई है। हालांकि अब मौसम साफ हो गया है और फिर सूरज की किरणें बिना किसी रुकावट के धरती पर पहुंच रही है, जिससे तापमान में तेजी से वृद्धि हो रही है। यह बिहार के लोगों को अब गर्मी के लिए तैयार रहना होगा। आज से तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। मौसम विभाग के माने तो मौजूदा मौसमी सिस्टम के अनुसार बिहार का मौसम अब शुष्क रहेगा। अगले 3 से 4 दिनों में तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने का अनुमान है। ऐसे में राज्यवासियों को बढ़ती गर्मी का सामना करना पड़ेगा।
मौसम विभाग के अनुसार एक चक्रवाती परिसंचरण का क्षेत्र समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर उत्तर पूर्व असम के पास बना हुआ है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी समुद्र तल से 1.5 किलोमीटर ऊपर एक और चक्रवाती परिसंचरण सक्रिय है। इन मौसमी स्थितियों के कारण अब तापमान में लगातार वृद्धि होने का अनुमान है। अगले 3 से 4 दिनों में दिन का अधिकतम तापमान 4 डिग्री तक बढ़ सकता है। दोस्तों, बिहार सरकार के मंत्री विजय चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा दी गई इफ्तार पार्टी में मुस्लिम धार्मिक संगठनों के बायकॉट पर बड़ा बयान दिया है। विजय चौधरी ने कहा कि इससे जेडीयू की सेहत पर कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। यह मंत्री विजय कुमार चौधरी ने कहा कि जिन लोगों ने भी बायकॉट का निर्णय लिया है, निश्चित तौर पर उनका अपना निर्णय था, लेकिन इतनी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग पहुंचे थे, इसका सीधा मतलब है कि इसका कोई बहुत बड़ा असर नहीं पड़ा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अल्पसंख्यकों के लिए हमेशा काम किया है। उन्होंने कहा कि धार्मिक संगठनों को सियासी रूप नहीं लेना चाहिए और जिन कुछ राजनीतिक दलों के चक्कर में धार्मिक संगठनों के कुछ लोगों ने इस तरह से इस चीज को बायकॉट के रूप में लिया है, कहीं ना कहीं इसका बहुत असर नहीं पड़ रहा है। जब विजय चौधरी से पूछा गया है कि आखिर इसके पीछे वजह क्या है, इस पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक संगठन के लोग हैं वे भी शामिल है। जब ये लोग हताशा का परिचय देते हैं और फिर सबको पता है कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में बिहार में विकास हुआ है, अल्पसंख्यकों के लिए काम हुआ है और आने वाले विधानसभा चुनाव में रिजल्ट क्या होना यह हर कोई जानता है। दोस्तों, क्या बिहार में इफ्तार के बहाने साल 2025 में नई राजनीतिक लहर की तैयारी शुरू हो रही है? जब चुनावी रणनीतिकार से नेता बने प्रशांत किशोर इफ्तार के जरिए मुस्लिम समुदाय को लुभाने में जुटे हुए हैं, जो आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का मजबूत आधार रहा है। साथ ही साथ प्रशांत किशोर नीतीश कुमार के अति पिछड़ा वोट बैंक को भी साधने की कोशिश में लगे हैं। जब बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले जनसुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर चर्चा के केंद्र में है। जब बिहार के सियासी गलियारों में सवाल उठना शुरू हो गए हैं कि क्या प्रशांत किशोर इफ्तार के बहाने जेडीयू और फिर आरजेडी की वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर रहे हैं। हाल ही में बिहार विधानसभा के 4 सीटों पर हुए उपचुनाव के वोटिंग पैटर्न से उत्साहित जनसुराज पार्टी अब जातीय समीकरण और फिर सामाजिक गोलबंदी करने में जुट गई है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने पिछले साल 2 अक्टूबर को जनसुराज पार्टी की स्थापना की थी। तब से वे बिहार के गाँव-गाँव में पदयात्रा करके जनता से जुड़ रहे हैं, जहाँ उनकी रणनीति का एक अहम हिस्सा मुस्लिम और फिर अति पिछड़ा वोटरों को टारगेट करना है। जब बिहार की जातीय जनगणना 2023 के अनुसार बिहार में मुस्लिम आबादी 17.7% और फिर अति पिछड़ा वर्ग 36.01% है। ये दोनों समुदाय लंबे समय से आरजेडी और जेडीयू के पारंपरिक वोट बैंक रहे हैं, जहाँ खास करके मुस्लिम वोटरों को लालू प्रसाद यादव का MY यानी कि मुस्लिम यादव समीकरण मजबूत आधार देता है। जहाँ वहीं पर नीतीश कुमार अति पिछड़ा वर्ग में अपने पकड़ रखते हैं, जब प्रशांत किशोर अब इसी समीकरण को भेदने की कोशिश में है। दोस्तों, बिहार की आधी से ज्यादा जनता चाहती है कि अब एक बार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बने, अब बहुत हो चुका। ऐसी ख्वाहिश रखने वाले ज्यादातर तो राजद के समर्थक हैं, मगर इनमें से काफी लोग ऐसे भी हैं जो कभी नीतीश कुमार को बेहद पसंद करते थे, मगर आजकल उनसे खफा चल रहे हैं। इन लोगों को लगता है कि अब नीतीश में वो बात नहीं रही है और वह अब कुर्सी के मोह में है। बिहार की जनता अब उन्हें ढो रही है। लेकिन सवाल यह है कि तेजस्वी के सीएम बनने में सबसे बड़ा रोड़ा कौन? क्या वह नीतीश कुमार है या फिर मोदी या फिर प्रशांत किशोर? जी नहीं, इनमें से कोई नहीं है। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने कहा है कि खुद लालू प्रसाद यादव ही तेजस्वी यादव के सबसे बड़े दुश्मन हैं और वे कभी भी तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नहीं बैठने देंगे। दोस्तों, बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विनियोग विधेयक 2025 का विरोध किया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि भारत के बजट में बिहार के साथ सौतेला व्यवहार किया गया है। जहां उनका आरोप है कि केंद्र सरकार बार बार एक ही टैप रिकॉर्डर की तरह बिहार के प्रति अपने रवैयों को दोहरा रही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार सबसे गरीब राज्य है और यहाँ पर बेरोजगारी सबसे अधिक है। अपराध और भ्रष्टाचार में भी बिहार का कोई भी मुकाबला नहीं है। जब सरकार के आत्मचिंतन
चिंतन और फिर मंथन से कोई भी फायदा नहीं हो रहा है। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार सही हाथों में नहीं है। जहाँ तेजस्वी यादव ने सम्राट चौधरी पर बड़ा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि राज्यपाल के अभिभाषण पर जो हमने बोला है और जो डेटा दिया वह उनकी समझ में नहीं आया, जहाँ उनके दिमाग की बत्ती नहीं चली। वहीं पर सम्राट चौधरी पर तेजस्वी यादव ने बड़ा हमला बोलते हुए कहा कि राज्यपाल के अभिभाषण पर हमने जो कहा और डाटा दिया वह सम्राट चौधरी को समझ में नहीं आया, जहाँ उनके दिमाग की बत्ती नहीं जली। वहीं पर तेजस्वी यादव ने लौंडा नाच पर कहा है कि लौंडा नाच तो भिखारी ठाकुर जी के समय से हैं, ये लोग आज उनका माहौल उड़ा रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि लालू प्रसाद यादव पर भी इन लोगों ने हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा है कि जब हमारे पिता लौंडा नाच करवाते थे तो फिर सम्राट चौधरी उसी टीम में बैठ करके ताली बजाते थे। पिता बेटी के रिश्ते पर भी इन लोगों ने हमला किया था। मेरी बहन ने पिता को किडनी दी थी और उस पर भी ये लोग तंज कसते थे। या वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि अपराधियों की कोई भी जात नहीं होती है, लेकिन ये लोग अपराधियों को भी जाति की नज़र से देखते हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आज़ादी में उनका कोई भी योगदान नहीं था। जब 1990 में लालू प्रसाद यादव मुख्यमंत्री बने तो फिर बिहार का बजट 9.5 गुना बढ़ा, जब 25,000 करोड़ से बढ़कर के 13 लाख करोड़ तक पहुंच गया। इन चुनावी वर्ष में बजट कैसे 39,000 करोड़ से बढ़ा दिया गया, ये आंकड़ा कहां से लाया गया है? इससे बिहार को क्या फायदा हुआ है या फिर बिहार को कर्ज में डुबो दिया? जरा बताइए। इतना बजट बनाते हैं लेकिन महीनों से शिक्षकों और फिर कर्मचारियों को वेतन देने के लिए पैसे नहीं है। जब पिछले वर्ष में बजट का 60% राशि खर्च नहीं कर पाए ये लोग। खेतों के बीच एक बिना संपर्क का पुल खड़ा है, चूहा शराब पी रहे हैं और पर्चा लीक हो रहा है। मुख्यमंत्री को राष्ट्रगान की चिंता नहीं है, जबकि बीजेपी को अपनी सरकार की काफी चिंता है। अब बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। इसको देखते हुए सभी राजनीतिक पार्टियां तैयारी में जुट गई है। खास करके जब माह रमजान चल रहा हो तो फिर सभी राजनीतिक दल मुसलमानों को अपने पक्ष में करने में जुट गई है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सरकारी आवास में दावत इफ्तार का आयोजन किया था। हालांकि इमारत शरिया सहित करीब 7 मुस्लिम संगठनों ने इस इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया था। इसके बावजूद भारी संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग शामिल हुए। वहीं पर एनडीए के नेताओं ने भी इस इफ्तार पार्टी में शामिल होकर के एकजुटता दिखाई थी। जहाँ बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान भी शामिल हुए थे। इस पार्टी में सीएम और फिर राज्यपाल के केमिस्ट्री देखने को मिली थी। हालांकि जेडीयू की ओर से इफ्तार पार्टी के बहिष्कार को खारिज कर दिया गया था। अब नीतीश कुमार के बाद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने रोजेदारों के लिए इफ्तार पार्टी का आयोजन किया, जिनका दावा है कि बिहार में MY समीकरण आज भी उनके साथ है। दोस्तों, बिहार में आगामी विधानसभा चुनाव को देखते हुए पक्ष और विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया है। आरजेडी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला बोला है। आरजेडी के विधायक मुकेश रोशन ने एक न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति को देखते हुए बीजेपी उन पर दबाव बना रही है। आरजेडी विधायक ने दावा करते हुए कहा कि नीतीश कुमार पर दबाव बनाया जा रहा है कि जेडीयू का बीजेपी में विलय कीजिए और बिहार में अगले 6 महीने के लिए चुनाव तक बीजेपी का सीएम बनाइए। ऐसा नहीं कीजिएगा तो फिर समर्थन वापस ले लेंगे और सीएम की कुर्सी से हटा देंगे। आरजेडी विधायक ने तंज कसते हुए कहा है कि नीतीश कुमार दिमागी रूप से बीमार है या उल्टी सीधी हरकत कर रहे हैं। कभी राष्ट्रगान के समय प्रणाम करते हैं, हंसते हैं, बापू की शहादत दिवस पर ताली बजाते हैं, महिलाओं पर अमर्यादित टिप्पणी करते हैं और फिर विजयदशमी पर तीर धनुष फेंक देते हैं। दोस्तों, बिहार विधानसभा चुनाव का शंखनाद करने के लिए गृह मंत्री अमित शाह 29-30 मार्च 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। लोकसभा चुनाव के बाद 30 मार्च को अमित शाह गोपालगंज में पहली बार राजनीतिक रैली को संबोधित करेंगे। इसमें गोपालगंज सहित 5 जिले के कार्यकर्ता सम्मिलित होंगे। इस दौरे से गृह मंत्री अमित शाह पटना में एनडीए नेताओं के साथ बैठक भी करेंगे। यह संभावना है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अलावा एनडीए के घटक दलों के अन्य वरिष्ठ नेता अमित शाह के साथ मंच शेयर कर सकते हैं। पार्टी की कोशिश होगी कि 4 लेन के समीप ही रैली हो ताकि कार्यकर्ताओं को आने जाने में कोई भी समस्या नहीं हो। दोस्तों, बिहार में इस साल चुनाव होने हैं। रमज़ान का महीना भी चल रहा है। ऐसे में बिहार में इफ्तार और पॉलिटिक्स भी ज़बरदस्त तरीके से जारी है। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने इफ्तार पार्टी का आयोजन किया था। इस इफ्तार पार्टी में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी पहुंचे थे। इसके अलावा उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी भी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। मुस्लिम समाज के भी कई बड़े नेताओं ने चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में हिस्सा लिया। इसके अलावा बिहार सरकार के तमाम मंत्री भी चिराग पासवान की इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान चिराग पासवान, नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी एक साथ बैठे दिखे, जिससे साफ तौर पर पता चलता है कि बिहार एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। जब दूसरी ओर राजद की ओर से भी
कल इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया था, जहां राजद का इफ्तार पार्टी अब्दुल बारी सिद्दीकी के आवास पर हुआ था। इस इफ्तार पार्टी में राजद प्रमुख और फिर बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव शामिल हुए। साथ ही साथ पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और राबड़ी देवी भी मौजूद रही। इस इफ्तार पार्टी में मुस्लिम धार्मिक संगठनों को भी आमंत्रित किया गया था। हालांकि लालू प्रसाद यादव की इफ्तार पार्टी से कांग्रेस नेताओं की दूरी साफ तौर से देखने को मिली है, जहां हाल ही में देखें तो फिर कांग्रेस और फिर राजद के बीच की दूरी भी देखने को मिली है। और चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस इस इफ्तार पार्टी में शामिल हुए। इफ्तार पार्टी कहीं ना कहीं बिहार चुनाव से पहले राजनीतिक दल अपनी अपनी ताकत दिखाने के लिए भी आयोजित कर रहे हैं। आपको बता दूं कि इससे पहले इमारत शरिया समेत कई धार्मिक मुस्लिम संगठनों ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सरकारी आवास पर आयोजित इफ्तार पार्टी का बहिष्कार किया था। दोस्तों, बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि बीएसईबी द्वारा इंटरमीडिएट 12वीं परीक्षा 2025 का रिजल्ट 25 मार्च को जारी करेगा। छात्र आज आधिकारिक वेबसाइट biharboard.online.bihar.gov.in पर जाकर के अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बिहार बोर्ड रिजल्ट के साथ टॉपर लिस्ट, कुल पास प्रतिशत, रीचेकिंग और फिर कंपार्टमेंट परीक्षा की तारीखें भी घोषित करेगा। इस साल 12,92,313 छात्रों ने परीक्षा दी थी, जिसमें से 6,41,847 छात्राएं और 6,50,466 छात्र शामिल। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड के अनुसार बिहार बोर्ड 12वीं रिजल्ट दोपहर आज 1:15 पर जारी किया जाएगा। इस मौके पर कई सारे अधिकारी उपस्थित रहेंगे। दोस्तों, बिहार के स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को पोशाक और फिर साइकिल अब शुरू में ही दे दी जाएगी। जब पोशाक और साइकिल के लिए 75% हाजिरी की अनिवार्यता अब नहीं रहेगी। जब ये जानकारी शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद में दी है। जब विभागीय बजट प्रस्तुत करने के दौरान मंत्री ने बताया है कि गर्मी में अब पूरी तरीके से छुट्टियां रहेगी, जहाँ अलग से किसी भी तरीके की क्लास नहीं चलेंगे। उन्होंने कहा है कि कक्षा 6, 7 और फिर 8 के लिए अगले साल 29,000 स्कूलों में कंप्यूटर दिए जाएंगे। दिव्यांग छात्र छात्राओं के लिए विशेष कक्षाएं चलेगी। मंत्री ने कहा है कि केंद्रीय विद्यालयों के लिए जल्द ही जमीन दी जाएगी। जहां मंत्री ने बताया है कि उच्च शिक्षा में सिर्फ 3 राज्यों का बजट बिहार से अधिक है, जहां राज्य में 2000 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्ति हुई है। विश्वविद्यालय में सत्र समय से चले और वित्तीय अनुशासन बनी रहे, इसे लेकर के कार्य किया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा विभाग में जो पदाधिकारी भ्रष्टाचार में पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। ऐसे अफसरों को निलंबित किया जा रहा है। वहीं पर मंत्री सुनील कुमार ने बताया है कि बिहार में 44% महिला शिक्षक हैं। नारी सशक्तिकरण का ये बड़ा कदम है। 2001 में आम साक्षरता 40 और महिलाओं की साक्षरता महज 34% थी। अब 2023 में आम साक्षरता 80 और महिलाओं की साक्षरता दर 74% हो गई है। बिहार में 1,08,00,000 छात्र छात्राओं को मध्याह्न भोजन का लाभ मिल रहा है। दोस्तों, पटना के गांधी मैदान में बिहार दिवस पर हुए समारोह में समाज कल्याण विभाग से जुड़े विभिन्न स्टॉलों ने महिला सशक्तिकरण के लिए जागरूकता फैलाने का काम किया है। इस विशेष अवसर पर विभाग के भव्य पंडाल में सभी निदेशालयों ने अपनी अपनी योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य सरकार के स्तर से महिलाओं के कल्याण के लिए चलाई जा रही दर्जनों योजनाओं की जानकारी पाकर के लोगों ने सरकार के काम की जमकर के सराहना की है। जहाँ गांधी मैदान पहुंची महिलाओं ने कहा है कि राज्य सरकार की इन कल्याणकारी योजनाओं और फिर कार्यों की बदौलत ही आज देश में सबसे तेजी से बिहार की महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ है। इन स्टॉलों पर सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना या पूरक पोषाहार कार्यक्रम, मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना और बाकी कई सारी योजना शामिल हैं। दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने बिहार विधानसभा के बजट सत्र के दौरान नीतीश सरकार पर जमकर के हमला बोला है। साथ ही साथ पेश हुए 3,16,895 के बजट पर बोलते हुए उन्होंने कहा है कि बजट तो हर साल बढ़ता ही जा रहेगा, लेकिन इस साल चुनावी वर्ष होने के चलते अप्रत्याशित रूप से 39,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। सरकार को बताना चाहिए कि इतनी राशि एक साल में कैसे बढ़ गई। क्या बिहार की आय बढ़ गई है? क्या राजस्व बढ़ गया? या आखिर कैसे एक साल में इतना बजट बढ़ गया? या शिक्षकों, मजदूरों, डॉक्टरों को वेतन देने का पैसा नहीं है, लेकिन बजट इतना बढ़ गया। वहीं पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि बजट को बढ़ा चढ़ा करके पेश किया गया है, लेकिन ये नहीं बताया गया है कि बिहार पर कितना कर्जा है। वहीं पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र सरकार बिहार के साथ लगातार सौतेला व्यवहार कर रही है, जब बिहार में अपराध चरम पर है। NCRB के आंकड़े बताते हुए तेजस्वी यादव ने कहा है कि बीते 20 साल में बिहार में 65,000 लोगों की जान गई है, हत्याएं हुई है।
जब 25,000 लड़कियों के साथ गलत काम किया गया है, 1 लाख किडनैपिंग और 3 लाख चोरियां हुई है। बीते 20 सांप्रदायिक दंगे में देश में बिहार दूसरे नंबर पर रहा है। बिहार पुलिस की हालात ये हो गई है कि वे अपनी वेबसाइट पर अपराध का डेटा ही अपलोड नहीं कर रही है। काम कई सालों से नहीं हो रहा है, क्या भेद खुलने का डर है? दोस्तों, कल बजट सत्र शुरू हुआ। इस कार्रवाई में कल की कार्रवाई शुरू होते ही AIMIM के विधायक अख्तरुल ईमान ने सीएम नीतीश कुमार के अंगरक्षक पर गंभीर आरोप लगाया। जब उन्होंने सीएम नीतीश कुमार के अंगरक्षक पर कब्रिस्तान पर अवैध कब्जा करने का आरोप लगाया है। जी हाँ, अख्तरुल ईमान ने सदन में कहा है कि फतुहा में जो कब्रिस्तान है, दरगाह है, वहाँ पर अवैध कब्जा किया गया है। यह कब्जा कोई और नहीं बल्कि सीएम नीतीश कुमार के अंगरक्षक ने किया है। उन्होंने कहा है कि इनके खिलाफ कई बार सीएम नीतीश कुमार को शिकायत की गई है, अल्पसंख्यक मंत्री को भी जानकारी दी गई है, लेकिन इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। उस जमीन की लगान और रसीद भी काटी जा रही है। ये अवैध कब्जा है और फिर इसको हटाया जाना चाहिए, लेकिन नहीं हटाया जा रहा है। उन्होंने कहा है कि वे वक्फ का जमीन है। वहीं पर सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मामले में कार्रवाई हो रही है, जल्द ही परिणाम सामने होगा। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर के एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि संगति के प्रभाव के कारण मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तबीयत बिगड़ी है। उन्होंने कहा है कि इसी वजह से वे राष्ट्रगान के समय इस तरीके की हरकत की है। उन्होंने कहा है कि 25 साल तक मैं नीतीश बाबू के साथ रहा, लेकिन तब तक उनकी बोलने की क्षमता और फिर काम करने की शैली का एक देश स्तर पर अलग पहचान बनी थी। अब इस तरीके की हरकत ये दर्शाता है कि उनका स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक नहीं है। आपको बता दें कि RCP सिंह यहाँ कल दरभंगा पहुंचे, जहाँ पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। इसी दौरान उन्होंने नीतीश कुमार पर ये सारी बातें कही है। RCP सिंह ने कहा है कि ये दुर्भाग्य है कि पार्टी का उन्होंने नियंत्रण खो दिया है। यह मुख्यमंत्री के द्वारा की गई हरकत अब हम लोगों को भी खराब लग रहा है। यह एक समय था जब हम नीतीश कुमार जी के साथ 25 साल से ज़्यादा दिन तक साथ थे। जब तक हम नीतीश बाबू के साथ रहे, तब तक उनकी बोलने की क्षमता और फिर काम करने की शैली का एक देश स्तर पर अलग पहचान हुआ करता था। उन्होंने बिना किसी का नाम लिए हुए सहयोगियों पर हमला करते हुए कहा है कि आज सहयोगियों की संगति का ही प्रभाव है कि नीतीश बाबू इस तरीके की हरकत कर रहे हैं। जो लोग उनके चारों तरफ से घिरे हुए हैं, देखिए उनको कहां से कहां पहुंचा दिया गया है। आज जिस प्रकार लोगों ने उन्हें घेर लिया है, देखिए क्या स्थिति बन गई है। जब कुछ करने लायक बचा है क्या? उन्होंने अपने दर्द बयां करते हुए कहा है कि मेरे जैसे लोगों को हटा दिया गया है। दोस्तों, बिहार के बजट पर तेजस्वी यादव ने 1947 का जिक्र करते हुए कहा है कि उस समय साक्षरता दर 12% था, जहां भारत का बजट 197 करोड़ था। 1990 में लालू जी के समय बने तो फिर उस समय बिहार का बजट 3,000 करोड़ था। या 2005-06 में जब उन्होंने नीतीश बाबू को सत्ता सौंपी तो उस समय बिहार का बजट 28,000 करोड़ था, यानी कि लगभग 9.5 गुना बजट राजद शासन काल में बढ़ा है। जबकि उसके बाद के शासनकाल में 28,000 करोड़ को अब 20 साल में 2,78,000 करोड़ पहुंचाया गया, यानी कि जो बढ़ोतरी हुई है वो 9.5 गुना बजट बढ़ा। तो फिर किस बात का पीठ थपथपा रहे हैं? ये तो बढ़ता ही रहेगा, इसमें आप कौन सा तीर मार लिया? इस साल चुनावी साल होने के कारण एक साल में 39,000 करोड़ का बजट पेश किया गया। मैं जानना चाहता हूं कि एक साल में इतने रेवेन्यू कहां से आया कि ये बजट बनाया गया है? क्या बिहार कर्ज में है? क्या 39,000 करोड़ राजस्व बढ़ा तो फिर उसका स्रोत बताएं। अगर बजट बड़ा है तो फिर शिक्षकों, प्रोफेसरों, कर्मियों को देने के लिए पैसे क्यों नहीं है? दोस्तों, TRE-3 के अभ्यर्थियों ने शिक्षा मंत्री सुनील कुमार को सड़क पर दौरा दिया। इस दौरान शिक्षक अभ्यर्थियों से बचने के लिए पुलिसकर्मियों की सुरक्षा में किसी तरह अपनी गाड़ी तक पहुंचे, लेकिन यहां भी उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ा जब कई अभ्यर्थी उनकी गाड़ी के सामने ही बैठ गए। इस दौरान उन्हें हटाने के लिए पुलिस को भी जोर आजमाइश करनी पड़ी, जिसके बाद शिक्षा मंत्री को वहां से निकाला गया। आपको बता दूं कि शिक्षा मंत्री सुनील कुमार का घेराव उनके ही आवास के बाहर किया गया, जहां बताया गया है कि शिक्षा मंत्री अपने आवास से बाहर निकल रहे थे। इसी दौरान शिक्षक अभ्यर्थी वहां पर पहुंच गए और फिर उनका घेराव करने लगे। इस दौरान शिक्षा मंत्री पुलिस सुरक्षा में सड़क पर भागते हुए नजर आए। जब पुलिसकर्मियों ने जब उन्हें गाड़ी में बैठा करके ले जाने की कोशिश की तो फिर उन्हें कई अभ्यर्थी उनकी गाड़ी के सामने ही बैठ गया। इसमें कई महिला अभ्यर्थी भी शामिल थे। वहीं पर जब पुलिस की कोशिश के बाद जब अभ्यर्थी वहां से हटने के लिए तैयार नहीं हुए तो फिर शिक्षा मंत्री की गाड़ी को घुमा करके वहां से निकाला गया। इस दौरान अभ्यर्थियों पर पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा। दरअसल शिक्षा मंत्री का
घेराव करने वाले TRE 3 के अभ्यर्थी थे, जिन्हें TRE 3 की सप्लीमेंट्री रिजल्ट का इंतजार है। उन्हें उम्मीद थी कि सरकार इस दिशा में कोई भी फैसला लेगी, लेकिन शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में घोषणा कर दी कि TRE 3 का कोई भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा, जिसके बाद निराश होकर के अभ्यर्थी सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने की मांग को लेकर के शिक्षा मंत्री के आवास पर पहुंचे थे। दोस्तों, बिहार के मुजफ्फरपुर में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। मुजफ्फरपुर से यहां पर शादीशुदा प्रेमिका से मिलने के लिए प्रेमी उसके घर पहुंच गया। इस बीच लड़की के पिता ने प्रेमी की जमकर के पिटाई कर दी। हैरानी की बात तो ये थी कि इसके बाद घर वालों ने प्रेमी जोड़े की शादी करवा दी। जब मामला जिले के बरियारपुर थाना क्षेत्र के लक्ष्मीपुर का है। युवक का नाम मयंक और लड़की का नाम फैंसी है। जब रात में प्रेमी अपनी शादीशुदा गर्लफ्रेंड से मिलने उसके घर गया था, जब घर के पीछे दोनों बात कर रहे थे। इसी बीच प्रेमिका के पिता सचिंद्र सिंह ने दोनों को देख लिया। मौके पर हंगामा होने लगा। जब परिजन भी जुट गए। जब हंगामा होता देख करके ग्रामीण भी मौके पर पहुंचे। जब पिता ने प्रेमी की जमकर की पिटाई की, पहले मारपीट से प्रेमी चिल्लाने लगा। हंगामा होता देख करके किसी ने पुलिस को सूचना दी और पुलिस भी मौके पर पहुंची। जब प्रेमिका के परिजन और फिर ग्रामीणों ने पुलिस को आपस में समझौता कर लेने की बात कह करके वापस भेज दिया। इसके बाद पिता ने निर्णय लिया कि दोनों की शादी करा दी जाए। इसके बाद हिंदू रीति रिवाज से दोनों की शादी करा दी गई। इस शादी के गवाह ग्रामीण बने। वहीं पर फैंसी शादीशुदा थी, जहां प्रेमी के साथ ये दूसरी शादी है। पहली शादी 2022 में महुआ गांव के रहने वाले एक युवक से हुई थी। शादी के बाद महिला को पता चला है कि लड़के की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। ये जानने के बाद शादी के महज 6 महीने बाद ही महिला अपने मायके लौट आई, जहाँ उससे तलाक भी ले ली। शादी के बाद फैंसी को मयंक के साथ उसके घर पर विदा कर दिया गया। जहाँ ग्रामीणों ने बताया है कि करीब 1 साल पहले फैंसी की मुलाकात मयंक से हुई थी। दोनों बाजार में एक दूसरे से मिले थे। मयंक मरीचा गांव का रहने वाला है। यह अक्सर फैंसी के गांव आता था, लेकिन इस बार वो पकड़ा गया। जहाँ लड़की के घर से मयंक के गांव की दूरी 10 किलोमीटर है।